स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना क्यों चाहिए? एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो मैं मानता हूँ एजुकेशन लोन आपके चाइल्ड के ऊपर, जो कि आपको आगे चल के रिटर्न भी देता है। क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे एक बच्चे का एजुकेशन लोन स्मूथली अप्रूव हो जाए? उसके पेपर्स मेन चीज़ होती क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल इफ ए स्टूडेंट हैव कंप्लीट सेट आउट डॉक्यूमेंट्स, राइट, तो मैं स्टूडेंट मुझे आज डॉक्यूमेंट्स देगा, मैं कल उसको सैंक्शन लेटर दे दूँगा। कोई फर्स्ट जनरेशन इनकम वाले हों या मिडिल क्लास हो, तो उनका कैसे ईज आउट हो सकता है, स्मूथ कैसे हो सकता है प्रोसेस फॉर स्टूडेंट लोन? एजुकेशन लोन करने के लिए आई नीड टू नो सर्टन थिंग्स, राइट, कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, और स्टूडेंट के पास फॉर एग्जांपल कुछ जैसे ग्रेजुएशन के बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं है, दैट वी ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई कि वो 2 साल का गैप क्यों है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ शिक्षा देश विदेश पॉडकास्ट, क्लासरूम से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स तक। आज हम बात करेंगे एक नई स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी की। नहीं, आई विल से आज हम बात करेंगे एक नए एस्पेक्ट की जो स्टडी अब्रॉड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और वो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कई बार स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स दोनों ही कंसर्न होते हैं कि अगर लोन लेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, इंटरेस्ट इतना सारा कौन पे करेगा, हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, या हमारे पास सर्टन अमाउंट ऑफ मॉर्गेज नहीं है, हमारे पास आईटीआर नहीं है। इन सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और सारे कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज एक स्पेशल गेस्ट ले आए हैं, हु इज़ अमित सितवानी फ्रॉम क्रेडिला. He is a very known voice as he has more than 15 years of experience in education loan. So let's hear from him कि एजुकेशन लोन लेना चाहिए या नहीं, और एजुकेशन लोन की जर्नी आपकी कैसे स्मूथ हो सकती है, और कैसे ये एजुकेशन लोन का प्रोसेस आपकी ऑल ओवर स्टडी अब्रॉड जर्नी को एक बेटर एक्सपीरियंस में बदल सकता है. सो लेट्स वेलकम अमित. हेलो अमित, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक्स फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट को एजुकेशन लोन लेना क्यों चाहिए? एजुकेशन लोन इसलिए लेना चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. नाइस क्वेश्चन, राइट. द थिंग इज़ दैट होता क्या है, सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स जो भी आप जिसके लिए लोन ले रहे हैं अपने चाइल्ड के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपनी बेटी के लिए लोन ले रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए. लोन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसको भी लगता है कि हाँ उनके डैड ने लोन लिया हुआ है और मेरी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं. जैसे कि मैं देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पे जाके अब्रॉड में जाने के बाद वो बोलते हैं ना दूर की हवा लग गई, समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए उनको पहला गोल समझ में आना चाहिए कि योर डैड हैव टेकन द एजुकेशन लोन, दैट यू ऑल्सो नीड टू रिटर्न इट. तो जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पे उसको अवॉइड कीजिए, और जो आपका मेन मोटिव है स्टडी कंप्लीट करके जॉब कीजिए, एंड देन वॉट एवर यू हैव बोरो द लोन उसको रीपेमेंट कीजिए. एंड देन सेकेंड पॉइंट, अंडर द सेक्शन 80 इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है एजुकेशन लोन पे. और थर्ड बेनिफिट क्या होता है, सेविंग्स. मैं मानता हूँ कि अपनी सेविंग्स को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि आपकी सेविंग्स हैं एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए रखी गई है, और अगर आप उससे पहले उसको वो कर देते हो तो जो उसका रिटर्न है वो भी नहीं मिलता, और अननेसेसरी वो प्रॉब्लम होता है. तो सेविंग्स को ना करके एजुकेशन लोन लीजिए, और एजुकेशन लोन बेनिफिट होता है, टैक्स में बेनिफिट हो गया, और एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो मैं मानता हूँ एजुकेशन लोन आपके चाइल्ड के ऊपर, जो कि आपको आगे चल के रिटर्न भी देता है. सो ओवरऑल इट एड्स टू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, Yeah. जो बच्चे को वैल्यू फील कराएगी कि True. भाई मुझ पे इन्वेस्टमेंट हुआ. एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू. ओके. सो बिफोर एवरीथिंग, स्टूडेंट को अगर एजुकेशन लोन अप्लाई करना है तो उसको क्या प्राइमरी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, द फर्स्ट थिंग इफ अ स्टूडेंट नीड्स टू अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन, फर्स्ट थिंग यू नीड टू सेटल डाउन उनके जितने भी पेपर्स हैं. फॉर एग्जांपल जो 10-12 की मार्कशीट्स हो गई, लास्ट ऑल सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स होती हैं वो. एंड द मेजर पार्ट इज़ एजुकेशन लोन में को-बोरर चाहिए रहता है. को-बोरर मीन्स फादर, मदर, ब्रदर, किसी को भी बना सकते हो आप ब्लड रिलेशन में. तो अगर आपके फादर आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, राइट, तो अगर वो उस स्लैब में नहीं आते जो आईटीआर का भी रिसेंट स्लैब आया 12 लाख से इनकम कम होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा और आईटीआर फाइल नहीं करते हैं
तो आई वुड सजेस्ट कि उनको ITR फाइल करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लोन पे अगर आप उस ब्रैकेट को पार करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी है। और अगर वो उस स्लैब में नहीं आते हैं तो एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास इनकम इतनी है, सर्टन इनकम है और कोई प्रूफ नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स टू मेक का इनकम सर्टिफिकेट। उसको बोलते हैं हिंदी में आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण। हाँ, वो तहसीलदार के ऑफिस से बनता है, वो बनाइए एंड उसको भी रखिए व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द लोन। द थिंग इज़ दैट द बेस्ट पार्ट इन एजुकेशन लोन, अगर आपके कागज़ रेडी हैं तो आपको लास्ट मोमेंट पे हर्डल फेस नहीं करना पड़ता है। नहीं तो होता है क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे ITR फाइल नहीं कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आपका एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है तो एक एग्रीकल्चर इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो ये चीज़ें आप पहले तैयार करके रखिए, तो वो ज़्यादा बेस्ट है फॉर अप्लाइंग द एजुकेशन लोन। ओके, नाइस। दिस इज़ अ हेल्पफुल पॉइंट कि अगर ITR नहीं है तो हम इनकम प्रूफ। एग्जैक्टली ये अभी भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है, लोगों को पता नहीं है। बट जो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं उनको भी एजुकेशन लोन मिलता है एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ITR नहीं है तो आप लोन नहीं ले सकते। इट्स नॉट दैट। ये सब अफवाह हैं जो अपन सुन रहे हैं जी। ओके। और ITR की जब हम बात करते हैं तो कितने साल का चाहिए होता है? हाँ, लास्ट 2 इयर्स का ITR चाहिए रहता है। At least 2 years. हाँ, लास्ट 2 इयर्स। बट इसमें ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे अपन ITR नहीं फाइल कर रहे हैं, राइट, तो एक फाइनेंशियल ईयर में 2 ITR फाइल नहीं कर सकते हैं अपन ओके। एज़ पर लॉ। कि आज जैसे मेरे पास ITR नहीं है और मैं लोन लेने जा रहा हूँ तो मैंने इसी फाइनेंशियल ईयर में दोनों ITR फाइल कर दिए। जो है आपके पास इस साल का फाइल करें एंड देन अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन। और वॉट एवर इज़ द रीज़न, just tell them the truth whenever you are applying for the education loan. That is good. क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे एक बच्चे का एजुकेशन लोन स्मूथली अप्रूव हो जाए? हाँ, उसके पेपर्स मेन चीज़ होती क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल इफ ए स्टूडेंट हैव कंप्लीट सेट आउट डॉक्यूमेंट्स, राइट, तो मैं स्टूडेंट मुझे आज डॉक्यूमेंट्स देगा, मैं कल उसको सैंक्शन लेटर दे दूँगा। प्रोसेस टाइम जो है हमारे पास दैट इज़ ओनली, हम लोग 3 से 4 दिन बोलते हैं। वो 3 से 4 दिन इसलिए बोलते हैं कि स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं होते हैं। ट्रस्ट में, अगर स्टूडेंट के पास ऑल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं एज़ पर आवर चेकलिस्ट, तो मैं आज उससे मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, नेक्स्ट डे मैं उसको लोन सेंक्शन करके दे दूँगा जी। कोई फर्स्ट जनरेशन इनकम वाले हों या मिडिल क्लास हों तो उनका कैसे ईज आउट हो सकता है, स्मूथ कैसे हो सकता है प्रोसेस फॉर स्टूडेंट लोन? सी द थिंग इज़ दैट एजुकेशन लोन करने के लिए आई नीड टू नो सर्टन थिंग्स, राइट, कि स्टूडेंट क्या कर रहा है और स्टूडेंट के पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे ग्रेजुएशन के बाद कुछ वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि नहीं है। दैट वी ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई है कि वो 2 साल का गैप क्यों है, ये सर्टेन चीज़ें। और ये तब फुलफिल हो पाती है जब स्टूडेंट हमसे डायरेक्ट चीज़ें शेयर करें। एज अ फाइल प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स मेरे पास आए लोन लेने के लिए और मैं हूँ, तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपका 10th पास कब है, 10th के बाद कोई गैप तो नहीं है। इफ़ देयर इज़ एनी गैप आई नीड टू आस्क स्टूडेंट कि ये गैप है तो ये गैप क्यों है। अगर ये सारी चीज़ है मैं स्टार्टिंग में पूछ लेता हूँ तो ये बाद में प्रॉब्लमेटिक फेस नहीं होते हैं। सी द थिंग इज़ दैट अगर किसी के पास 11th के बाद 12th में 1 साल का गैप है फॉर सर्टेन रीज़न, राइट, इफ़ यू कैन टेक द प्रूफ, तो जब क्रेडिट का कॉल आता है, वंस वी अप्लाई फॉर द लोन, क्रेडिट टीम कॉल दैम अप और वो उनसे पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब वो पूछेंगे गैप क्यों है, तो स्टूडेंट फ़ोन पे इमीडिएट आंसर नहीं कर सकता। अगर मैंने उनसे फर्स्ट पॉइंट पे पूछ लिया ये क्यों है, तो स्टूडेंट के पास रहता है कि हाँ दैट वाज द रीज़न कि मेरे पास नहीं है और उसका सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। नहीं तो होता है क्या, वो क्रेडिट पूछेंगे, वो बोलता है कि मेरे पास नहीं है, फिर दैट केस पुट ऑन होल्ड और वो अननेसेसरी टाइम लगता है। सेकेंड थिंग कि इसमें फादर का देखना पड़ता है कि उनकी 3 महीने की पे स्लिप्स है कि नहीं है और वो सैलरी टाइम पे आ रही है कि नहीं है। और अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आय प्रमाण पत्र होता है कि अगर अपनी इनकम नहीं है, सर्टेन इनकम जैसे कैश में आ रही है तो भी अपन को वो लगता है। तो ये सारी चीज़ें अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ती है स्टूडेंट से पूछ के कि वेदर दिस डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल और नॉट। और अगर नहीं है तो गेट दिस डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एजुकेशन लोन। डायरेक्टली डोंट से नो, फर्स्ट लाइक एक बार कोशिश करना चाहिए।
बिफोर सेइंग नो टू द बैंकर कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट लेट्स ट्राई इट, क्योंकि बैंकर आपको हेल्प कर रहा है लोन के लिए, राइट, कि आपको लोन लेने के लिए। तो अगर वो कुछ सर्टन डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है तो यू ऑल्सो नीड टू चेक इट वेदर तहसीलदार से मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि वी नो राइट कि मैं इधर जॉब कर रहा हूँ, आई नो सर्टन थिंग्स राइट कि क्या क्या चाहिए रहता है क्या नहीं, तो मैं स्टूडेंट को गाइड कर सकता हूँ। बट डॉक्यूमेंट्स का जो पार्ट है वो स्टूडेंट उसके हाथ में ही उसको है, arrange करना, उसको अरेंज करके मुझे प्रोवाइड करना है। मैं उसको राह दिखा सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ, बाकी आगे का काम तो स्टूडेंट का है, दैट ही नीड्स टू कंप्लीट इट। ओके। कभी भी एजुकेशन लोन होता है, अगर उसका या पेरेंट का, स्टूडेंट का या पेरेंट का कोई पहले से लोन चल रहा हो, देन हाउ टू फिगर दैट आउट? सी वो तो सिबिल रन करने के ऊपर होता है। फॉर एग्जांपल वंस कस्टमर्स गिव मी द कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो वी रन द सिबिल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज हु एवर इज़ द को बोरर। तो हमको उसकी सिबिल रन करनी पड़ती है, एंड देन सिबिल में आ जाता है उसने कोई लोन लिया है, पास में कुछ डिफॉल्ट्स हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो पूरा सिबिल में आ जाता है। ओके। But I would suggest most of the cases got declined due to CIBIL only. So I would suggest each and everyone, like if you have taken any loan, आपने अगर वो लोन लिया है तो that is your responsibility to repay that loan as well timely. जैसे फॉर एग्जांपल हर महीने की 5 तारीख को आपकी उसकी किस्त कट रही है और वो ऑटोमेटिक है, तो दैट इज़ योर ड्यूटी राइट कि उसमें 4 तारीख को ही मनी डालना है, अननेसेसरी बाउंस ना हो, क्योंकि अगर वो बाउंस हुई तो आपका पूरा सिबिल का ट्रैक रिकॉर्ड ख़त्म कर देती हैं। तो आप अगर आगे चल के कोई लोन लेना चाहते हो तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। ओके। तो कोई भी लोन लो, टाइमली कोशिश करो उसको रीपेमेंट करने के लिए। इफ़ देयर इज़ एनी हर्डल, कुछ भी आता है, नहीं पे कर पाते हैं, गेट द एप्लीकेशन टू द बैंक, लाइक फ्रॉम जहाँ से भी आपने लोन लिया, एंड गेट दिस थिंग्स डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि वंस यू विल अप्लाई फॉर द सेकेंड लोन, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती है। और सिबिल का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बैंक अगर सिबिल ख़राब है और उसका स्कोर लो डाउन है तो नोबडी विल लैंड द मनी टू द कंसर्न पर्सन। ये प्रॉब्लम है। मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट कि क्या मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है हमें जो लोन में मिलेगा। तो उसका कोई मार्जिन आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? सी एजुकेशन लोन में फर्स्ट थिंग कि जैसे मैं अभी क्रेडेला की बात करूं, क्रेडेला डोंट हैव मार्जिन मनी एट ऑल। जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो 80% लैंड करती हैं और 20% मार्जिन मनी लेती है, बट वी डोंट चार्ज मार्जिन मनी एट ऑल। हम लोग 100% फंडिंग करते हैं। 100% फंडिंग मीन्स ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और अपना एयर टिकट, ऑल अदर एक्सपेंसेस लाइक ऑल एंसिलरी एक्सपेंसेस, जितने भी उसके खर्चे आ रहे हैं हम लोग सब कुछ कवर करते हैं। और देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ मार्जिन मनी एट ऑल, लाइक वॉट एवर द मनी कस्टमर ने सेंक्शन कराया है हम लोग उसको पूरा पैसा देते हैं। देयर इज़ नॉट सॉर्ट ऑफ एनी मार्जिन मनी, और कोई टाइप की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, हम उसी में टॉप अप करा के फिर ट्यूशन फी पे कर देंगे। सो हाउ यू थिंक अबाउट दिस प्रैक्टिस? सी वो तो कस्टमर ने हाउसिंग लोन लिया है राइट, अगर उसी को वो टॉप अप करते हैं तो फर्स्ट थिंग हाउसिंग लोन कम्स अंडर द सेक्शन 80C। तो 80C में 1.5 लाख तक की लिमिट होती है राइट, सिर्फ 1.5 लाख तक की। लाइक वॉट एवर द इंटरेस्ट वी आर पेइंग वो अपन सिर्फ 1.5 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हैं। और एजुकेशन लोन कम्स अंडर सेक्शन 80E जिसमें 100% टैक्स बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वॉट एवर द इंटरेस्ट वी आर पेइंग इन एजुकेशन लोन वो पूरा का पूरा मैं टैक्स में क्लेम कर सकता हूँ। बट अगर वो हाउसिंग लोन पे है तो हाउसिंग लोन पे मैं 1.5 लाख तक की लिमिट है मेरे पास। और एक और चीज़ है, हाउसिंग लोन में इमीडिएट EMI चालू हो जाती है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। फॉर एजुकेशन लोन वंस यू गॉट ग्रेजुएट उसके बाद 1 साल का मोरेटम मिलता है एंड उसके बाद आपको EMI पे करनी पड़ती है, ये बेनिफिट है। सो ओवरऑल एजुकेशन लोन इज बेनिफिशियल? ऑफ कोर्स, जस्ट लाइक Is it true that some lenders fund 100% education cost while others contribute from families? फैमिलीज, अब जैसे मैं मिडिल क्लास की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द फैमिली जितनी मिडिल क्लास में हैं वो प्रेफर करती हैं एजुकेशन लोन ही। जैसे रिच फैमिलीज हैं जिनके पास पैसा रखा हुआ है तो वो अपनी सेविंग से ही बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लाइक टेक द एजुकेशन लोन, अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करें। सो मैं उन लोगों से भी सजेस्ट यही करता हूँ कि अननेसेसरी अपने जो जितने भी सेविंग्स हैं
उसको ब्रेक ना कीजिए प्लीज़। एजुकेशन लोन लीजिए, एजुकेशन लोन में अंडर द सेक्शन 80 में टैक्स बेनिफिट मिलता है, कोई अननेसेसरी चार्ज नहीं होता, देयर इज़ नो प्री पेमेंट, नो फोरक्लोजर चार्जेस। फॉर एग्जांपल आज आपने मेरे से पैसा लिया है तो 6 महीने के बाद उसको लौटा दीजिए। एक आपका एक और चीज़ रहेगी कि आपका सिबिल भी स्ट्रांग होगी। आपने एक एजुकेशन लोन लिया है, दिखाने के लिए भी हो गया कि आपने एजुकेशन लोन लिया है, और इजीली आप उसकी 6 महीने तक पे कीजिए। एंड इफ़ यू हैव द सेविंग तो आप उसी में से पैसा पे कर दीजिए बैंक को, तो कहने के लिए भी हो गया। क्योंकि आजकल क्या होता है, अब जैसे कोई भी बच्चा कोई भी कंट्री के लिए प्लान कर रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑल्सो वांटेड टू सी दैट वेदर डू यू हैव सॉर्टेड फंड्स और नॉट, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी पेपर सैंक्शन लेटर फ्रॉम द बैंक, क्योंकि उनको पता है कि ये सैंक्शन लेटर बैंक का है, बैंक विल गिव द मनी। बट अगर वही आप सेविंग से करते हो, आज है वो कल नहीं है, क्योंकि आप उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए खर्चा भी कर सकते हो। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे वांट सैंक्शन लेटर ओनली, नॉट लिक्विड फंड। कंसीडर करते हैं बट उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है बैंक लोन सैंक्शन लेटर, और वो जेन्युइन भी रहता है। क्योंकि सेविंग्स में मैंने भी देखा है बहुत सारे बच्चों को सेविंग्स फंड्स ले जाते हैं अपने फादर की सेविंग्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेविंग्स उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती है, शॉर्टेज हो गई तो वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है, प्रॉपर टेन्योर तक मेंटेन नहीं रही। एग्जैक्टली ट्रू। और वो सडन टाइम ड्यूरेशन के लिए मेंटेन भी होना चाहिए अपने अकाउंट में। ऐसा नहीं कि किसी के अकाउंट से आज दिखा दिया एग्जैक्टली और अप्लाई कर दिया वीज़ा के लिए, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। वैसे भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के रूल्स हैं जहाँ एक साथ अगर पैसा आ रहा है तो फिर उसका सोर्स होना चाहिए। एग्जैक्टली ट्रू, सोर्स भी होना चाहिए। अब जैसे यूके की बात करूं, अब उनके पास 28 दिन तक फंड्स मेंटेन होना चाहिए। Correct. तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि आज मैंने किसी से ले लिया। तो वो थोड़ा अवेयरनेस की कमी है, उसके लिए आप लोग बैठे ही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आपने एजुकेशन लोन लिया तो आप सैंक्शन लेटर के बेसिस पे भी वीज़ा फाइल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ दे वांट द सैंक्शन लेटर एंड अप्रूव द वीज़ा ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। फिर भी कहीं ना कहीं आपको जो सेविंग्स लगानी पड़ती है, बट वहाँ पे आपका सैंक्शन लेटर आपका काम कर देता है ये चीज़। तो आई डू प्रेफर कि सजेस्ट स्टूडेंट टेक द एजुकेशन लोन। अगर आपको बाद में नहीं लगता तो रीपेमेंट इट। देयर इज़ नो सर्टेन काइंड ऑफ प्री पेमेंट ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस, जिसमें आपको लगता हो कि बैंक में हडल्स आता है कि भैया हम फोरक्लोजर नहीं कर पा रहे हैं, दे आर टेकिंग अननेसेसरी चार्जेस। तो ऐसा नहीं है, बैंक नहीं लेता कोई प्री पेमेंट, नहीं लेता कोई फोरक्लोजर। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप रीपेमेंट कर सकते हो। अब इसी बात पे जैसे आपने समझाया कि आप लोन ले सकते हो और जल्दी रीपे कर सकते हो, यहीं पे कई बार ऐसा भी बच्चे करते हैं राइट कि आप लोन सैंक्शन कराते हो, फिर आप मे बी फर्स्ट सेमेस्टर पे करते हो, देन लेटर ऑन आप उतना नहीं लेते हो, तो इंटरेस्ट आप इस पर एक्सप्लेन करना चाहोगे? सी हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सैंक्शन 40 लाख रुपीज़ अमाउंट। एक कस्टमर आउट ऑफ 40 लाख अगर कस्टमर ने 20 लाख रुपए डिस्बर्स कराया तो वी चार्ज ओनली 20 लाख का इंटरेस्ट, नॉट पूरा 40 लाख रुपीज़। क्योंकि कस्टमर ने 40 लाख में से 20 लाख ही डिस्बर्स कराया, तो मैं 20 लाख पे ही वो करूँगा, इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, क्योंकि दैट रिमेनिंग 20 लाख वो अनडिस्बर्स्ड है, वो बैंक के पास ही है। वंस यू विल बोरो दैट मनी एज वेल, तो वो टोटल 20 + 20 तो पूरे का चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 40 लाख का लोन सेंक्शन कराया, यूज़ किया अभी 10 लाख और बैंक चार्ज कर रही है पूरे 40 लाख पे, तो इट्स नॉट ट्रू। वट एवर अमाउंट यू गेट डिसबर्स, ओनली ऑन दैट अमाउंट इंटरेस्ट विल बी चार्ज, दैट्स इट। और वही आपको बैंक को लौटाना, वट एवर द यूज्ड अमाउंट आउट ऑफ द सेंक्शन, ये चीज़ है। नाइस। सो इसमें आप, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उसको क्लैरिफाई करने के लिए आप बता पाओगे डिसबर्समेंट को आप एक्सप्लेन करोगे? डिसबर्समेंट मीन्स क्या होता है, मैंने जैसे 40 लाख रुपए सेंक्शन कर दिया एग्जाम्पल ए के लिए, तो अब मैंने जैसे 40 लाख रुपए सेंक्शन किया ए के लिए, तो ए ने मुझसे डिमांड करी है कि डियर अमित सर, माई लोन अमाउंट है सेंक्शन फॉर ₹40 लाख, मुझे उस 40 लाख में से अभी 10 लाख की ज़रूरत है, तो काइंडली डिसबर्स दैट 10 लाख रुपीज़। तो मैं वही 10 लाख रुपीज़ उनको दूंगा। मीन्स वट एवर द मनी जो मैं उनको दे रहा हूँ वो डिसबर्स कर रहा है मेरे पास से, तो वो 10 लाख रुपए ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। और वो 40 लाख रुपए जो उसने हैं उसमें से 10 लाख रुपए यूज़ कर लिए, बचे 30 लाख रुपए, और दैट इज़ अनडिसबर्स अमाउंट। अनडिसबर्स अमाउंट। अभी 10 लाख रुपए ले लिए, फिर स्टूडेंट नीड टू मेल कि भैया मुझे और 10 लाख रुपए चाहिए। वंस वो 10 लाख रुपए और लेगा
तो दो टोटल 10 और 10 20 लाख, तो ये 20 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके। अच्छा, तो ये जो डिसबर्समेंट होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है राहुल, उसने एक यूनिवर्सिटी के लिए लिया, जैसे कवेंट्री के लिए ले लिया, ठीक है, और उसने जो लोन लिया है तो उसने उसमें से मे बी स्टार्टिंग में सिर्फ 5 लाख डिसबर्स कराया। अब 5 लाख उसने अगर डिसबर्स करा लिया है तो नेक्स्ट अमाउंट वो कब डिसबर्स करा सकता है? इसमें कोई टेन्योर होता है? इसमें कोई टेन्योर नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी आपने 5 लाख कर लिए हैं और अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको और ज़रूरत हो गई है, तो यू कैन अगेन रेज द डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट एंड जस्ट गेट द एक्सप्लेनेशन व्हाई यू नीडेड दैट मनी एज वेल। क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने 5 लाख रुपए दिए हैं और स्टूडेंट का उसके पास कोई प्रूफ नहीं है उस अमाउंट का, एंड अगेन ही इज़ आस्किंग द मनी। तो एज अ बैंकर वट एवर मनी वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट, वी हैव राइट्स टू आस्क देम आप कि जो हमने पैसा आपको दिया है वो किस चीज़ के लिए आपने यूज़ किया, एंड डू यू हैव एनी रिसिप्ट समथिंग लाइक दैट, वो स्टूडेंट्स को देनी पड़ेगी। तो अगर स्टूडेंट ने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई मैंने अकोमोडेशन बुक किया था या मैंने ट्यूशन फी का इतना हिस्सा किया, देन वी कैन इजीली डिसबर्स। एग्जैक्टली, रिसिप्ट एज वेल, रिसिप्ट होना चाहिए स्टूडेंट के पास, रिसिप्ट एज वेल एज उसने वो कहाँ खर्चा किया है वो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि वी गिव द मनी टू द स्टूडेंट राइट, बट स्टूडेंट के पास रहता नहीं आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला राहुल ने 5 लाख रुपए भी लिए, बट मैं राहुल को 5 लाख रुपए की और डिमांड करी राहुल ने, तो राहुल के पास वो 5 लाख रुपए जो उसने यूज़ किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बैंक ने जब पहले 5 लाख रुपए दिए उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरा वो कैसे दे देगी? बिकॉज वी इफ वी आर गिविंग द मनी वी हैव राइट्स टू नो द एंड यूज ऑफ दैट फंड। एंड यूज मीन्स ये पैसा कहाँ जा रहा है, और एक मेल लगता है ना जस्टिफिकेशन कि आई हैव यूज दैट फंड फॉर सर्टन ब्ला ब्ला कोई भी जगह पे, दैट्स इट। सो इसी में अगर मैं ये पूछूं कि कई बार बैंक्स का ऐसा भी होता है राइट कि हम वो डिसबर्स करेंगे तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पे करेंगे, तो ये कितनी बार होता है और कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के अकाउंट में आता है? अभी क्या है, हम लोग स्टूडेंट्स के अकाउंट में दे सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का वीज़ा नहीं आया, सो वी नीड टू ओपन द अकाउंट, उसमें हम लोग ये पैसा डालेंगे और उसमें लीन कर देते हैं। लीन मीन्स जो भी पैसा हम लोगों ने दिया है वो स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी को भेजना है, तो वी कैन डायरेक्टली रिलीज़। और उसको अगर अपने 5-6 लाख रुपए अपन को उसको सेविंग यानी उसको कुछ भी एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्चा करना है तो वी कैन गिव दैम। वो क्यों कर रहे हैं हम लोग, पैसा अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट में डाल रहे हैं, उसमें लीन कर रहे हैं, जो भी पैसा कस्टमर को चाहिए उसको अनलीन करके वो डिस्बर्स कर रहे हैं हम लोग, यानी भेज रहे हैं टू नो एग्जैक्ट एंड यूज ऑफ दैट फंड्स। पहले क्या होता था, आप स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, अब वो पैसा कहीं पे भी यूज़ हो रहा है, बैंक डजंट नो इट। सो अभी हम लोग जिस अकाउंट में दे रहे हैं वो स्टूडेंट का ही अकाउंट है, बट उसमें बैंक लीन कर देता है और जितना पैसा चाहिए उसको हम लोग अनलीन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बैंक को पता रहता है कि ये सर्टन मनी उस चीज़ के लिए यूज़ हुई है, कि यानी जिस कॉलेज में गया उसमें ही जा रही है, कहीं अलग दूसरी एक्टिविटीज़ में तो नहीं जा रही, इसीलिए। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत लाइक आई थिंक दिस इज़ अ प्री कोविड केस जहाँ पे मैंने देखा था कि एक बच्चे ने एडमिशन लिया, सब बोला, बट उस पैसे का, क्योंकि पैसा अकाउंट में डिसबर्स हुआ था, तो पैसे से उसने ट्रिप कर ली थी। ओके ये होता है, बताते भी नहीं है बच्चे। तो इसीलिए True. दीज गाइडलाइंस आर देयर। हाँ, बैंक देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, बैंक वांट्स टू नो द एंड यूज ऑफ दैट फंड्स राइट। करेक्ट। क्योंकि हम लोग अगर लैंड किसी भी बच्चे को पैसा दे रहे हैं तो वो ज़रूरी है कि वो पैसा जा कहाँ है, क्योंकि वी आर सैंक्शन द लोन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वो ट्यूशन फीस वहाँ जाए एंड लिविंग एक्सपेंसेस जो स्टूडेंट को वहाँ पे है वो वहाँ पे रहे, ये चीज़। इसीलिए हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि जो भी मनी दे रहे हैं कहाँ भेजना है, वी आस्क देम आप, और उसी हिसाब से रिलीज़ करते हैं मनी को। ऐसा कोई बैंक का वो नहीं है कि ज़रूरी है, जो भी स्टूडेंट मुझसे बोलता है और प्रूफ देता है, वी कैन डू दैट अकॉर्डिंग टू दैट। अब जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देते हैं या कभी भी स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए विचार करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम सिक्योर्ड लोन लें, अनसिक्योर्ड लोन लें, तो इसके बारे में आप क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? सी एज अ बैंकिंग टर्म्स बैंक के लिए तो बेनिफिट है अगर सिक्योर्ड लोन है तो बट मोस्ट ऑफ देम होता है क्या है, स्टूडेंट्स के पास उनका कहीं हाउसिंग लोन चल रहा होता है, अब वो ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहा है, अब उनको क्रेडिला से एजुकेशन लोन चाहिए, तो वो तो मेरे पास मॉर्गेज नहीं करेंगे कि उसके ऊपर तो ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहा है, तो हम लोग अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं, करेक्ट।
तो अनसिक्योर्ड लोन अप टू जितना भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है वी डू प्रोवाइड. मोस्ट ऑफ द बैंक्स अनसिक्योर्ड लोन नहीं देती हैं, बट रिसेंटली क्रेडिला हैव स्टार्टेड अंडर ग्रेजुएट यूजी 12th के बाद. उसके लिए हम लोग 1 year अनसिक्योर्ड लोन देते हैं विदाउट एनी कोलेटरल. या क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट के पास जो घर आता है वो ऑलरेडी किसी बैंक से उस पर लोन चलता रहता है. अब वो फ्री नहीं है. अगर वो फ्री नहीं है तो उसके पास हम लोग पूछते हैं कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, तो वो बताया कि नहीं है, राइट, देयर इज नो अदर प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम दिस. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज अनसिक्योर्ड. वी आस्क देम अप टू द स्टूडेंट्स कि आपके पास कुछ एफडीज हैं, समथिंग लाइक दैट, टू पुट द केस स्ट्रॉन्ग. क्योंकि क्या होता है, किसी की प्रोफाइल इतनी ठीक नहीं है, तो वी आस्क देम कोई कोलेट्रल है, समथिंग लाइक दैट, कुछ एफडी है. क्योंकि हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट, एफडी सब कुछ कंसिडर कर सकते हैं. अब गवर्नमेंट बैंक्स में क्या होता है, अब गवर्नमेंट बैंक्स में अगर वो सिक्योर लोन लेना चाहता है तो उधर उल्टा होता है. फॉर एग्जांपल जैसे 50 लाख का लोन है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 65 लाख होनी चाहिए. और क्रेडिला के पास अपोजिट है, हमें 80% ऑफ द लोन अमाउंट का कोलेट्रल चाहिए रहता है. फॉर एग्जांपल 40 लाख के लिए लोन अप्लाई कर रहा है तो उसके पास 32 लाख का होना चाहिए. अगर वो 32 लाख का नहीं है, उससे कम का भी है, तो वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. क्योंकि मैंने आपको बताया क्रेडिला एजुकेशन लोन स्पेशलिस्ट है, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट. तो उसमें अगर किसी के पास 15 लाख की प्रॉपर्टी है, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी नहीं है, एफडी है 5 या 10 लाख की, तो वो भी हमें मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं. तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक दिस. ऐसा नहीं है कि लोन अमाउंट 40 का उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जैसे गवर्नमेंट बैंक में नहीं है. स्टूडेंट कैन अप्लाई टू अदर बैंक एंड गेट अ लोन सेंक्शन एज वेल. नाइस. सो ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, अंडर ग्रेड में 1 CR तक का अनसिक्योर्ड लोन है, तो फिर उसके लिए क्या एडिशनल पैरामीटर्स या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं? क्योंकि अंडर ग्रेड का बच्चा है, 4 साल की डिग्री है, 3 साल से 4 साल की, काफ़ी लंबा टेन्योर है, तो कैसे करते हैं उसको? देखिए इसमें क्या है, एक सर्टन इनकम पैरामीटर्स भी है कि को बोरोर्स की जॉइंटली इनकम होनी चाहिए 20 लाख रुपीज़, ओके. या 15 से 20 लाख रुपए. फॉर एग्जांपल जैसे कोबोरो वन फादर हैं तो आई हैव टुक मदर ऑन द लोन स्ट्रक्चर. अगर मदर के अलावा कोई ब्रदर है उनको भी ले लिया, इन सब की कंबाइंड इनकम भी 15 से 20 लाख तक की है, तो मैं इजीली लैंड कर सकता हूँ. और कोई अदर लाइबिलिटीज हैं. फॉर एग्जांपल 15 लाख की इनकम नहीं है, फॉर एग्जांपल नहीं है, तो आई नीड टू चेक वेदर कोई लाइबिलिटीज़ तो नहीं है, क्या प्रोफाइल है, तो उसके बेसिस पे अपन कर सकते हैं जी. वी जस्ट नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी कि वेदर जो उनकी इनकम है वो प्रॉपर है कि नहीं है, और ये 1 CR का लोन उनके ऑन द पेपर ऑफ ग्राउंडेड जो पेपर वर्क्स हैं उसके बेसिस पे ये बैठ रहा है कि नहीं लोन. तो वी नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी. तो जैसे भोपाल है, भोपाल के आसपास के शहर हैं, तो यूजुअली पेरेंट्स गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, तो उनके पास एक सबसे बड़ी पूंजी होती है पीएफ. तो पीएफ के बेसिस पे क्या ये अंडरग्रेड का लोन इजीली हो सकता है? ये एक तरह से सेविंग्स, अपना सेविंग्स में आता है. तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप अंडर ग्रेजुएट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके फादर की इनकम 10 लाख रुपए है, बट आपकी पीपीएफ अच्छा है, आपकी पीपीएफ हो गया, अदर इनकम हो गया, जिसको अपन बोलते हैं नेटवर्थ. अगर आपकी नेटवर्थ अच्छी है तो आप वो नेटवर्थ का डॉक्यूमेंटेड लगा के वी कैन गेट देम सैंक्शन. ओके. या सैलरी तो आ ही रही है, अलॉन्ग विद दैट नेटवर्थ के बेसिस पे वी कैन गेट द लोन. यूजुअली क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना, नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, बट वो उनको पता नहीं होता कि कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी है, बाकी के एसेट्स हैं, एफडीज हैं, मल्टीपल चीज़ें मिला करके. सो दैट्स व्हाट यू मीन बाय नेटवर्थ, राइट? एग्जैक्टली. नेटवर्थ में क्या होता है, आपके एसेट्स हो गए, आपका घर हो गया, आपका घर के अलावा आपके पास कोई म्यूचुअल फंड्स हैं, इफ़ यू हैव इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट्स वो गया, अलॉन्ग विद दैट आपके पास कुछ गोल्ड है तो गोल्ड का वैल्यूएशन करा के वो भी आप नेटवर्थ में डाल सकते हो. तो ये सारी चीज़ें कम्स अंडर योर नेटवर्थ ओनली. तो आपकी नेटवर्थ है तो आप ये सारी चीज़ें नेटवर्थ में दिखा सकते हो, आपकी सेविंग्स जहाँ जहाँ आपने इन्वेस्ट किए हैं सब कुछ. सो नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो थोड़े हाई रहते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड क्या कहेंगे आप? एज सच तो नहीं है ऐसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का ज़्यादा जा रहा है, समथिंग लाइक दैट. रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कॉम्पिटिटिव है. जो भी आप जैसे बहुत कॉम्पिटिटिव है. फॉर एग्जांपल
जैसे आप इंडिया के बी स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है बी स्कूल्स के लिए। जैसे IIMs हो गया तो यहाँ के अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। जो लिस्टेड कॉलेजेस हैं इंडिया के टॉप बी स्कूल्स, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगता है। एंड इफ़ यू आर गोइंग फॉर फॉरेन तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी कॉम्पिटेटिव, ऐसा सच नहीं है कि ज़्यादा है और कम है। सर्टन पैरामीटर्स रहते हैं, उसके बेसिस पे बैंक लोन देता है और उसी के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनल रहता है। पर अब जैसे पेरेंट्स ऐसे कंपेयर करते हैं कि क्योंकि मेन लोन रिलेटेड डील्स, लोन रिलेटेड डिसीजंस पेरेंट्स ही करते हैं, तो उनका ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि नहीं गवर्नमेंट बैंक में इंटरेस्ट कम लग रहा है और कोई भी प्राइवेट बॉडी से अगर हम कराएंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो उस बारे में क्या आप कंपैरिजन देना चाहोगे? गवर्नमेंट बैंक में लोग बाग बोलते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है, ये सुनते आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी अगर मैं बात करूं बैंक की तो हम भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर सिक्योर लोन है, वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहा है, प्रोफाइल अच्छी है, वी कैन ऑल्सो गिविंग देम द स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट बैंक दे रहा है। ओके। और गवर्नमेंट बैंक में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल आप भोपाल के हैं तो प्रॉपर्टी भी आपकी भोपाल की होनी चाहिए। यू कैन मॉर्गेज द प्रॉपर्टी एनीवेयर एल्स। तो मेरे पास ऐसा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी कहीं की भी हो, अगर आप भोपाल में हैं, आपकी प्रॉपर्टी कहीं की भी हो, तो आप वो भी हम लोग मॉर्गेज कर सकते हैं। अदर बैंक्स में नहीं होता ये। ओके। प्रॉपर्टी यानी भोपाल की होनी चाहिए अगर मैं लोन यहाँ से ले रहा हूँ, बट दैट इज़ टोटली अपोजिट फ्रॉम अस। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लोन के लिए गया, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भोपाल, मेरी प्रॉपर्टी केरला में है, तो मैं लोन के लिए गया तो वो मैं केरला की प्रॉपर्टी में मॉर्गेज कर सकता हूँ। ओके। एंड वी डू एक्सेप्ट इन क्रेडिला, वी आर एक्सेप्टिंग इट। फॉर अदर बैंक्स ऐसा नहीं होता। एक और बहुत अच्छी चीज़ है को बोरर, कि हमें ऐसा नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं किसी को बोरो को ऐड कर रहा हूँ, को बोरो मीन्स फादर मदर के अलावा जैसे ब्रदर को ऐड कर रहा हूँ। अब ब्रदर यहाँ नहीं रहते, बाहर रहते हैं, तो मैं उनको भी लोन स्ट्रक्चर पे ऐड कर सकता हूँ इधर। बाकी गवर्नमेंट बैंक्स में एक रिस्ट्रिक्शन है कि लोकल को बोरो नहीं होना चाहिए भोपाल में, प्रॉपर्टी भी लोकल होनी चाहिए। और सबको बताया कि गवर्नमेंट बैंक टेक्स टाइम, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। once they said no, after then they go for the प्राइवेट बैंक्स और NBFC। जैसे बैंक की बात करूँ क्रेडिला की, तो हम लोग एजुकेशन लोन स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वी नो दैट, क्योंकि वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट दैट इज़ एजुकेशन लोन। तो ये सारी चीज़ें होती है दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट्स अब्रॉड चला गया, SBI से लोन लिया, बाहर चला गया, अब उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो अब वो बैंक को वहाँ से मेल डालेगा, तो अब कोई भी नेशनलाइज बैंक मेल पर रिप्लाई नहीं करता है। ऐसा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बट दैट इज़ ट्रू। दैट इज़ ट्रू। उनको यानी बोलते हैं ना, सामने बैठ के होना चाहिए, फेस टू फेस, बट क्रेडिला में ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिए, मेल पे डालें, एंड देन लेट सेकेंड डिसबर्स, यू कैन ऑल्सो डिसबर्स इट ईजिली, क्योंकि ये क्या है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, अदर बैंक्स में नहीं होता है। हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन फ़ी, रीपेमेंट पेनल्टीज़ या फोरक्लोजर चार्जेस वो टोटल कॉस्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं लोन की? अब जैसे 40 लाख रुपीस आपने सैंक्शन कराया, मैंने 30 लाख रुपए यूज़ किया अपने खर्चे के लिए, अब वो 30 लाख रुपए मैं 6 महीने के बाद कभी भी चुका सकता हूँ। आज मैंने लोन लिया, आज से 6 महीने के बाद आई कैन एनी टाइम आई कैन प्री पेमेंट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए डिस्बर्स किया 40 लाख में से 10 लाख रुपए मेरे पास कहीं से अरेंज हो गया, तो मैं 10 लाख रुपए एज अ प्री पेमेंट कर दूंगा। अगर वो पूरा 20 लाख रुपए आ जाता है तो उसको बोलते हैं फोरक्लोजर मीन्स पूरा एक साथ लोन को ख़त्म करना। मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक्स में सुनता हूँ कि एक ही बार पार्ट पेमेंट अलाउड होता है महीने में, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। यू कैन डू इट प्लेंटी ऑफ टाइम, 4 से 5 बार भी कर सकते हो। या और देर इज नॉट एनी काइंड ऑफ चार्जेस एट ऑल, देर इज़ नो प्री पेमेंट, देर इज़ नो फोरक्लोजर चार्जेस। आप प्लेंटी ऑफ टाइम्स पार्ट पेमेंट कर सकते हैं और फोरक्लोजर वन शॉट पे भी कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। गवर्नमेंट बैंक बोलती है कि प्राइवेट में चार्जेस बहुत रहते हैं, तो इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। अब वो तो जो लोन लेता है उसको पता है। Yeah. Is there any like difference between the private banks and the NBFCs and these big names like SBI and PNB? सी गवर्नमेंट बैंक्स में, जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, SBI, PNB, उधर टाइम बहुत लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है।
कि आज ये डॉक्यूमेंट्स मंगा लिया, कल और समथिंग लाइक दैट। प्रॉपर्टी में ये पेपर अवेलेबल नहीं है तो फिर कहाँ से हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड अगर मैं जैसे NBFC की बात करूँ, क्रेडिला की, तो वी आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC हैं, बट वी आर एजुकेशन लोन स्पेशलिस्ट। वी डू हैव ओनली वन प्रोडक्ट, तो वी आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू कवर इट अप। बट ये बैंकिंग में नहीं होता, उनके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो दे सेड नो, क्योंकि दे हैव अदर प्रोडक्ट एज वेल टू सेल इट। बैंक के पास 40 प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये नहीं है। फॉर अस वी हैव ओनली वन प्रोडक्ट, दैट इज एजुकेशन लोन, एंड वी आर a specialist on that. If customer are not having this documents, we have any other alternative कि ये नहीं, वो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास वो आप बता दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डू चेक एंड गेट द लोन एज वेल। क्रेडिला मार्केट में काफ़ी पुरानी है एंड वी आर डूइंग 100% फंडिंग, एंड द बेस्ट पार्ट इज आवर्स सर्विस। अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो ऐसा है कि जैसे आज आपने लोन के लिए अप्लाई किया तो 3 से 4 दिन के हम लोग लोन सैंक्शन कर देते हैं। जो भी डिसबर्समेंट का प्रोसेस है वो टाइमली, तो सर्विस इज़ द की, मेन की है। और उसके चक्कर में मैं मानता हूँ कि क्रेडिला की जो इमेज है दैट इज़ वंडरफुल। तो जैसे NBFCs में एक इशू मैंने एक केस में देखा था कि उनको पहले सैंक्शन करने के बाद पूरा डिसबर्स करना पड़ा। ऐसा सच नहीं है। देखिए ये मैं कुछ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से जो प्रॉब्लम है, बट अभी ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया दे आर टेकिंग अवर सैंक्शन लेटर सेम। और US और UK में तो कभी कहीं प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था मैं, बट थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में था प्रॉब्लम, बट दैट इज़ सॉर्टेड आउट। तो अभी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ डू एक्सेप्ट अवर सैंक्शन लेटर एज वेल। सो पेरेंट्स जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा डॉक्यूमेंटेशन में, या क्या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टूडेंट को दे सकते हैं? सी इसमें क्या होता है, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं राइट, उनकी फिक्स सैलरी होती है, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स का पार्ट रहता है उसमें लगता है 3 मंथ्स पे स्लिप, 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रहा है, और एक फॉर्म 16 की कॉपी। फॉर्म 16 सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास रहता है। अगर वो इनकम अभी जो स्लैब न्यू वाला है अगर उस स्लैब में नहीं है तो फॉर्म 16 अवेलेबल ना हो चलेगा, बट 3 मंथ्स की पे स्लिप, 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो रहा है, और अगर फॉर्म 16 या ITR की कॉपी है तो वो लगता है। अब ऐसे टोटल अपोजिट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। सेल्फ एम्प्लॉयड में एक सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया 8 मंथ्स का, 8 मंथ्स का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया। करंट अकाउंट स्टेटमेंट मीन्स जिसमें आपके कंपनी का ट्रांजैक्शन चल रहा है वो, प्लस कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, कुछ भी लाइक GST हो गया, गुमास्ता हो गया, ये सारे प्रूफ उसमें लग जाता है। प्लस 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न कंपनी के, अलॉन्ग विथ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। मोस्टली ITR प्रोवाइड कर देते हैं, उसके पीछे का नहीं रहता है, उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो पूरा कंबाइंड सेट चाहिए रहता है फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड केस में, जिसमें सारी इनकम्स दिखी रहे। FDs के बेसिस पे भी लोन होता है क्या? जी, अगर कोई एम्प्लॉयड नहीं है फॉर एग्जांपल, बट लेकिन FD थी उन लोगों के पास एज अ सेविंग, उसके बेसिस पे लोन हो सकता है? सी अगर किसी के पास कुछ कोलेट्रल नहीं है मॉर्गेज करने के लिए, अब ना प्रॉपर्टी है, नहीं कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। अब जैसे हम लोग कोलेट्रल में रेसिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट यूज़ करते हैं, तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो वी डू कंसिडर FD एज वेल। तो अगर किसी के पास FD है तो वी कैन कंसिडर FD ऑल्सो एज अ कोलेट्रल टू अस। बट अब उस फॉर एग्जांपल अगर किसी की बहुत पुरानी FD है और वो आगे के दिनों तक चल रही है, तो क्या उसे ब्रेक करके कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, या वो FD चल जाती है फ्रॉम अदर बैंक? नहीं, अदर बैंक की FD कभी भी बैंक को नहीं चलती है, वो FD उस बैंक में करानी पड़ती है, उसमें हमें लीन मार्क करना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोग लैंड कर पाते हैं। ओके, क्योंकि दैट पर्टिकुलर FD लीन मार्क होगी ऑन द बेसिस ऑफ तो मतलब उस ड्यूरेशन तक जो भी इंटरेस्ट या जो भी कुछ होगा उसको डिसबर्स नहीं किया जा सकता? नहीं, डिसबर्स नहीं, गलत है ये। आई मीन निकाला नहीं जा सकता। हाँ, निकाला नहीं जा सकता, ट्रू। जैसे आपने FD अगर मेरे पास मॉर्गेज करी है तो एजुकेशन लोन जब तक आपका चल रहा है तब तक FD चलेगी। वंस एजुकेशन लोन गॉट फिनिश आप FD को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद। ओके, ठीक है, तो तब तक जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो FD में ही ऐड ऑन होगा? हाँ। ओके, देयर इज़ 2 ऑप्शंस, वन इज़ क्यूमुलेटिव एंड वन इज़ पर मंथ इंटरेस्ट आप ले सकते हो।
वो चीज़ है। तो अगर एफडी वो फ्रीज की हुई है तभी भी पर मंथ इंटरेस्ट जा सकता आ है? सकता है। ओके, वो लॉक वो नहीं होगा। स्टूडेंट्स वंस यू विल डू द एफडी राइट, तब आपको वो लिखना पड़ता है कि आपको पर मंथ इंटरेस्ट वाला ऑप्शन चाहिए कि वो इंटरेस्ट अकर्ड वाला चाहिए ओके, एट द टाइम ऑफ वंस योर एफडी गॉट मैच्योर्ड, उसके बाद। ऑलराइट। सो वो इंटरेस्ट आता रहेगा बट बस एफडी लॉक्ड रहेगी। ट्रू। ठीक है। सो जैसे एजुकेशन लोन पहले करना होता था तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे आपने भी कहा काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन ध्यान रखने पड़ते हैं। बट अभी डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस कितनी स्मूथ है? मतलब हर चीज़ के लिए बच्चे को बार बार दौड़ना पड़ेगा या उसके पास कुछ ऑप्शन है जहाँ वो टेक यूज़ करके उसको ईजी कर पाए? डॉक्यूमेंट्स तो एज सच कुछ भी नहीं चाहिए रहता है, ये तो आई थिंक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, सबके पास अवेलेबल होता है। आपका 10th का मार्कशीट, अगर आप मास्टर्स के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपकी 12th की मार्कशीट, आपके लास्ट ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, अगर आपने कोई एंट्रेंस टेस्ट दिया है, आई मीन आइट्स हो गया, टॉफेल हो गया, और या तो ड्यूलिंगो हो गया, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूँ तो ये तीनों एक्सेप्ट होते हैं फॉरेन में, अगर ये दिए हैं तो इसकी एक कॉपी हो गई। अगर आपके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस की कॉपी है, अगर आप कहीं कर रहे हैं तो उसका वर्क एक्स हो गया, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। अगर मैं कोबोरा की बात करता हूँ, फादर को अगर अपन कोबोरा बनाते हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, सैलरीड में 3 महीने का पे स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और एक फॉर्म 16 की कॉपी। और अगर मैं करंट अकाउंट की बात करता हूँ तो सेविंग और करंट अकाउंट का स्टेटमेंट 8 मंथ्स का और प्लस 2 साल का ITR और अलॉन्ग विथ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मुझे लगता है सबके पास अवेलेबल होते हैं। बट ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बैंक को देके लोन सैंक्शन करा सकते हैं। बच्चे बैचलर्स के लिए भी लोन लेते हैं, तब डिसबर्समेंट कैसे काम करता है? सेमेस्टर वाइज काम करता है, ईयरली काम करता है, या इसका कोई इंस्ट्रक्शन है जो बैंक देती है? बैंक एज सच कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता फॉर अंडर ग्रेजुएट केसेस, स्टूडेंट डिमांड दैट। बैंक से स्टूडेंट डिमांड करता है कि मुझे अभी इतना पैसा चाहिए फॉर ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। ही राइट्स द मेल टू अस एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डिसबर्सिंग इट। स्टूडेंट नीड टू गिव द कंफर्मेशन ऑन ईमेल कि मुझे इतना सर्टन अमाउंट ट्यूशन फीस के लिए चाहिए और इतना सर्टन मेरे को लिविंग एक्सपेंसेस चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डिसबर्सिंग द मनी। ओके। कभी ऐसा होता है कि डिसबर्समेंट में कोई डिले हुआ हो और उसकी वजह से बच्चे का कुछ इफेक्ट हुआ हो? अब होता क्या है, आपने एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन आपने आधार कार्ड दिया है मुझे, राइट, और आपने एड्रेस दिया है। अब एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट आपने एड्रेस चेंज कर लिया, बट लोन सैंक्शन ले से डिसबर्समेंट तक आपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं किया कि योर एड्रेस गॉट चेंज। हाँ। अब बट जब अपन वो डिसबर्समेंट के लिए आते हैं, अगर वो एड्रेस चेंज हो गया तो बैंक क्या करेगा? अब बैंक को भी तो वही एड्रेस चाहिए ना जहाँ पे अभी आप रह रहे हो। ट्रू। अब लोन सैंक्शन कर लिया, इट मीन्स ये नहीं है कि बैंक जब भी आप डिमांड करोगे दे देगी, बैंक दे देगी, इट्स ट्रू कि आप जब भी डिमांड करो दे देंगे, बट जो डॉक्यूमेंट्स आपने बैंक को पहले दिए हैं वो और अभी दोनों अलग अलग हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आधार कार्ड पहले दूसरा एड्रेस का था, अभी दूसरा हो गया, तो ये मेजर हर्डल आता है कि सर मेरा आधार कार्ड चेंज हो गया है, मैंने एड्रेस शिफ्ट कर लिया है, अब ये मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो ये मेजर हर्डल्स हैं। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग, फर्स्ट यू हैव अप्लाई फॉर द लोन, गेट द लोन सैंक्शन फ्रॉम द बैंक। अब लोन सैंक्शन से लेके डिसबर्समेंट के पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप कुछ भी करते हैं तो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स टू अपडेट टू द बैंक कि भैया मैंने एड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि जब आपकी कहानी डिसबर्समेंट पहुंचती है तब ये सब चीज़ें बैंक को पता लगेगा, तो इट टेक्स टाइम। अगर ये चीज़ पहले ही पता लग जाएगी तो हम लोग उसी पीरियड ऑफ टाइम में ये सारी चीज़ें सेट करके रखेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैंने लोन कर लिया तो मैं लोन सैंक्शन करने के बाद सारी प्रोसेस स्टूडेंट्स को बता दूं और डिसबर्समेंट की फॉर्मेलिटीज़ भी स्टार्ट कर दूं। फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं होता है कि आई एम डिसबर्सिंग द मनी, मैं बस स्टार्ट करके रख रहा हूँ। एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम मुझे स्टूडेंट बताता है कि मुझे आज पैसा चाहिए, तो आई एम ऑन दैट पोजिशन टू डिसबर्स द मनी। वाई? बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस। जो प्रोसेस था वो मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखा है डिसबर्समेंट का, कि एडमिशन लेटर चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म साइन चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कंप्लीट करके रख ली है। क्योंकि अब स्टूडेंट मुझे कभी बोलेगा आज डिसबर्समेंट चाहिए तो मैं उसको तब नहीं बताऊंगा ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस पहले ही कंप्लीट कर दिया।
तो अगर किसी का भी स्टूडेंट्स का लोन सेंक्शन होता है और उसको पता है कि यही यूनिवर्सिटी में जाना है, तो व्हाई नॉट यू स्टार्ट द डिसबर्समेंट प्रोसेस ऑन ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, क्योंकि आज नहीं कल तो आपको चाहिए चाहिए मनी, और कल के दिन यूनिवर्सिटी से आ गया कि आज आपको फीस पे करनी है और हफ्ते भर का टाइम दिया है, देन क्योंकि बैंक को भी प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ये जो डिसबर्समेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ईयर डिग्री के लिए कोई बच्चा गया, उसने अपना फर्स्ट ईयर का डिसबर्स करा लिया, अब सेकेंड ईयर का मे बी उसको कराना है, तो क्या पेरेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट लगती है? क्योंकि कई बार बच्चों को कंसर्न होता है, पेरेंट को नहीं समझता। ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, पूरा टोटल ऑनलाइन प्रोसेस है। इफ़ स्टूडेंट नीड्स, पहला वो डिसबर्समेंट करा चुका है, अगर दूसरा चाहिए तो वो कंसर्न रिलेशनशिप ऑफिसर से बात करें या सेल्स मैनेजर से, आई नीड मनी फॉर द सेकेंड सेमेस्टर, और अगर वो फ़ोन पिकअप नहीं कर पाते हैं तो जस्ट सेंड देम द ईमेल कि मुझे अभी 10 लाख रुपए की और ज़रूरत है टूवर्ड्स ट्यूशन फीस, समथिंग लाइक दैट, तो बैंक उसको ईजिली प्रोसेस कर देगा। तो आजकल तो बहुत डिजिटलाइज हो गया है, कस्टमर के पास एप्लीकेशन होती है, उसी के थ्रू वो अपनी डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं तो उसमें बता भी देते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, तो वो उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करा लेता है डिसबर्समेंट के लिए। तो किसी भी प्रकार का फादर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, जस्ट स्टूडेंट नीड टू सेंड द ईमेल और वो खुद भी प्लेस कर सकता है ट्रांच डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट। इसको ट्रांच यूज़ हम लोग करते हैं, जैसे पहला जो हो गया वो फर्स्ट ट्रांच डिसबर्समेंट हो गया, उसके बाद अगर कोई पैसा चाहिए तो उसको बोलते हैं ट्रांच डिसबर्समेंट। तो एजुकेशन लोन जो रीपे करने की बात आती है, तो रीपेमेंट का जो टेन्योर होता है वो कैसे डिसाइड होता है? इसमें क्या होता है, अगर कोई बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है, राइट, तो मास्टर्स अगर उसका 1 साल का है तो 1 साल की स्टडी पीरियड, 1 ईयर का हम लोग ग्रेस पीरियड देते हैं, उसके बाद EMI विल स्टार्ट, यानी 1 साल की पढ़ाई, 1 साल का ग्रेस पीरियड, आफ्टर देन EMI विल स्टार्ट। अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल की पढ़ाई, 1 साल का ग्रेस पीरियड, उसके बाद EMI स्टार्ट होती है। और उसको कितने ईयर के लिए वो चाहिए है? जो टोटल लोन टेन्योर होता है क्रेडिला का वो रहता है 14 ईयर्स। 14 ईयर्स। जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है तो बहुत बड़ा दिखता है। जैसे मैंने आज लोन लिया, मैंने 3 साल तक उसको यूज़ किया, तो मैं 3 साल तक ही इंटरेस्ट दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसका टोटल टेन्योर जो है वो 14 ईयर्स का है तो बैंक विल चार्ज पूरा 14 साल का इंटरेस्ट। इज़ नॉट ट्रू। जैसे मैंने आज लोन लिया है, मेरे को 3 साल के अंदर अगर लोन चुकाना है तो 3 साल तक ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा मेरे इसमें, बस। ऐसा नहीं है कि वो जितने साल का टेन्योर है उतने साल का पेना है, वो ऐसा नहीं है। ठीक। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना कि पेरेंट पहले से EMI स्टार्ट कर देता है, उसका क्या बेनिफिट होता है? क्या होता है, उनको अंडर द सेक्शन 18 में टैक्स बेनिफिट मिलता है, और दे डोंट वांट टू किसी प्रकार की लाइबिलिटीज़ अपने चाइल्ड पर डालने के लिए। जब बच्चे की पढ़ाई हो जाती है तो वो जो उसको अमाउंट दिखता है वो उतना अमाउंट नहीं दिखता, थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि उनके फादर ने EMI पे कर रहे हैं, तो उससे क्या है, प्रिंसिपल भी उसका कम हो रहा है, ये चीज़ है। तो अगर कोई EMI पे करता है तो इट्स वंडरफुल। किसी भी उससे क्या होता है, उनका प्रिंसिपल भी कम होता जा रहा है। वंस स्टूडेंट विल पे द EMI, जब स्टूडेंट का टाइम आएगा, वंस ही गेट जॉब, राइट, उसके बाद जब वो पे करता है तब उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट अपन देखते हैं वो कम हो जाता है। और एक और बेनिफिट क्या है EMI पे करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 40 लाख पे EMI पे करी, तो पहले महीने में मैंने EMI कम हो गया, तो अब 40 लाख में से जो प्रिंसिपल का अमाउंट है वो अगर मैं थोड़ा बहुत कम करूँगा तो वो 39 लाख कुछ हो जाएगा। तो इंटरेस्ट दैट विल चार्ज ऑन 39 लाख कुछ अमाउंट पे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लेस होता जा रहा है और उसी पे इंटरेस्ट कट रहा है। इससे रिलेटेड अगर आप कुछ एग्जांपल देना चाहोगे, जैसे अगर किसी ने 40 लाख का कराया है लोन और 40 लाख डिसबर्स किया है, तो मंथली एक अप्रॉक्सीमेट क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा पेरेंट को? देखिए, अगर मास्टर का स्टूडेंट है तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स कि कस्टमर नीड टू पे द पार्शियल अमाउंट, दैट इज़ 5,000 रुपीज़ ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड प्लस ग्रेस पीरियड, और जो EMI है वो उसके बाद चालू होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्टूडेंट को लोन दिया, उसने 40 लाख रुपए डिसबर्स किया, तो ज़रूरी नहीं है उसका पूरा इंटरेस्ट उसको अभी देना पड़े। बैंक विल गिव यू वन पार्शियल इंटरेस्ट की स्कीम कि 2 साल की पढ़ाई, 1 साल के ग्रेस पीरियड में 3 साल तक सिर्फ स्टूडेंट को 5,000 रुपये महीना पे करना है, एंड आफ्टर 3 ईयर्स के बाद EMI विल स्टार्ट, मीन्स इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, एंड ड्यूरिंग द स्टडी प्लस ग्रेस पीरियड ये सिर्फ 5,000 है, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर भी लाइबिलिटीज़ नहीं आएगी उतनी, फादर के ऊपर नहीं आएगी, ये चीज़ है।
दिस इज़ वेरी हेल्पफुल. व्हाई आई आस्क्ड यू टू ब्रेक इट डाउन, क्योंकि 5,000 अगर पेरेंट वर्किंग है और पेरेंट के पास टाइम है, उतना इनकम आ रहा है, तो इट बिकम्स वेरी इजी. True. जबकि बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम शायद पेरेंट को बोलेंगे इंटरेस्ट के लिए तो उन पे बर्डन हो जाएगा, या पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों पे हाँ बर्डन हो ये जाएगा. होता है. बट ये सिर्फ एक मिथ है. हाँ 5,000 रुपीज़ आई थिंक बच्चे हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं ऐसे एक्सपेंस में. सो इट्स नॉट वेरी हाई अमाउंट. दैट्स गुड इन्फॉर्मेशन. जब बच्चा बाहर जा रहा है और एक बच्चा अगर इंडिया में पढ़ रहा है, तो दोनों के लोन रीपेमेंट में आपने क्या देखा है कि कितना ईजी पड़ता है, किसको पड़ता है ईजी, जो इंडिया में पढ़ रहा है उसको, या जो स्टडी अब्रॉड कर रहा है उसको? जो अब्रॉड में है, क्योंकि ऑफकोर्स वो कमा भी रहा है डॉलर में, तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो जो डॉलर में जो जिसने लोन लिया है जो अब्रॉड में, वो इजीली और जल्दी रिपेमेंट कर देता है. अदर करेंसीज के बेनिफिट उनको ज़्यादा अच्छे से एग्जैक्टली मिलते हैं, right? एग्जैक्टली. यहाँ से बैठ के इतना आसान नहीं है, वहाँ से बैठ के इजीली लोन चुका देते हैं. तो क्योंकि मेरे भी काफ़ी ऐसे पहचान के रहे हैं जिन्होंने इंडिया में पढ़ाई की है, तो काफ़ी लंबा टेन्योर चल रहा है उनका लोन रीपेमेंट का, वेर इन स्टडी अब्रॉड में अगर कर रहे हैं तो बहुत इजीली हो जाता है. ट्रू, पे कर देते हैं. आपने कितने ऐसे केसेस देखे हैं लेकिन जो स्टडी अब्रॉड गए हैं और रीपे नहीं कर पाए हैं, ऐसा कुछ कभी देखा है? कुछ कुछ हो जाते हैं कि नहीं पे कर पाते हैं, ऐसा है. बट अगर मैं बात करूँ तो 85% स्टूडेंट्स आर इजीली रीपेइंग द लोन वहाँ से. अभी तक आपने काफ़ी सारे केसेस देखे होंगे और अलग बैंक से केसेस भी देखे होंगे, तो व्हाट मेक्स स्टूडेंट मोर कंफर्टेबल विद द लेंडर? एक पर्सनल टच होना चाहिए, जो कि मैंने देखा है इधर फॉर वर्किंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स. क्या है, एजुकेशन लोन एक बहुत सेंसिटिव लोन होता है, राइट? ये स्टूडेंट का करियर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको उस हिसाब का कंफर्ट जोन भी देना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा लोन है फॉर 10 ईयर्स, राइट? स्टूडेंट की पढ़ाई ख़त्म हो गई उसके बाद का भी है. एक कंफर्ट जोन स्टूडेंट का होना चाहिए लेंडर्स के साथ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सेम फादर और मदर का, कि अगर वो कुछ पूछ रहे हैं, आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करें, पहले नोट करें कि वो पूछ क्या रहा है. आज दम आप नहीं समझ में आता क्वेश्चन पूछिए एंड देन आंसर इट. क्या होता है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसके बच्चे का लोन में कोई दिक्कत आए. से इंश्योरेंस के कंपोनेंट पे आप कुछ बताना चाहेंगे कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम रीपे नहीं कर पाए या हमें अगर कुछ हो गया या हमारी तबीयत ख़राब हो गई, देन हु विल रीपे इट? सी इसमें क्या होता है, बैंक जो रहता है वो इंश्योरेंस देता है, उसको अपना लोन प्रोटेक्ट इंश्योरेंस बोलते हैं, लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस. वो स्टूडेंट इंश्योरेंस देता है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे दैट अमाउंट. तो जैसे आपने जो भी लोन लिया है सर्टेन अमाउंट का, उसका लोन प्रोटेक्ट करता है, स्टूडेंट की लाइफ को भी प्रोटेक्ट करता है. जो ट्यूशन फी के साथ लिविंग एक्सपेंसेस आते हैं, ट्यूशन फी तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के पास चली जाएगी, लिविंग एक्सपेंस बच्चे के पास कैसे आते हैं और उसको कैसे स्पेंड कर सकता है? लिविंग एक्सपेंसेस, स्टूडेंट विल टेक द लिविंग एक्सपेंसेस इन हिज फॉरेक्स कार्ड और द अकाउंट जो भी वो ओपन कराता है अब्रॉड जाने के बाद, डायरेक्टली वो ले सकता है. और जो इंडिया में भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जैसे वीज़ा एक्सपेंसेस हो गया, कुछ उसको फ्लाइट टिकट एक्सपेंसेस हो गया, कुछ लैपटॉप खरीदना है, तो ये सारे फंड्स भी हम लोग उसको इंडिया में भी अवेलेबल करा देते हैं कि जाने से पहले वो ये सब चीज़ें ले सकता है. सो कोई एग्जांपल जो आप देना चाहोगे जिसकी जर्नी आपने पूरी ट्रैक की है फॉर लोन? एक बहुत अच्छा केस बताता हूँ कि मॉम, डॉटर आई अपनी मॉम के साथ बैठी, वो यूएस जाने के लिए प्लान कर रही थी. फादर अगेंस्ट है कि फादर ने बोला कि नहीं, सिंगल डॉटर है, उसको नहीं भेजना है बाहर, ये वो. और मॉम आई कि भेजना ही है, आप उनके फादर से बात करें, क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको कन्विंस करना है. तो इस टाइप का भी होता है कि कन्विंस करना. वो आई थिंक यूएस में सनी बफेलो गई थी, आई रिमेंबर सनी बफेलो गई है. फादर भेजना नहीं चाह रहे थे, मॉम तो रेडी थी. फिर आई हैड अ वर्ड विद हिज फादर, उनको बताया कि क्या बेनिफिट्स हैं. सर स्टूडेंट रीपे द लोन 4-5-6 साल में पे कर देते हैं यूएस में. वंस यू गॉट ग्रेजुएट्स एंड यू विल गेट, उसको बोलते हैं बोनस. फॉर एग्जांपल जैसे मैं ग्रेजुएट हुआ तो मुझे बोनस मिलता है, राइट? जिस तो दैट इज़ वेरी हाई.
तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उसी से अपना आधा लोन पटा देते हैं, राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट ईजिली रिपेयर। तो मैंने उनको कन्विंस किया, समझाया So, और लास्ट में बताया भी कि सर ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है। आज की आपकी बच्ची यूएस से पढ़ के आएगी तो इसका बेनिफिट आप ही को होना है, बैंकर को तो नहीं होना है। तो काफ़ी टाइम लगा कन्विंस करने में। वो बाहर गई यूएस है, उसने पढ़ाई करी अच्छे से एंड शी गॉट जॉब एज वेल। तो जिस दिन उसकी वो जॉब लगी, उसके डैड ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करा, अमित यू आर द मेन पर्सन टू अचीव माई डॉटर गोल। उस वक्त होता क्या है, मानते नहीं हैं। और जब जॉब लग गई, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, वंस द डॉटर गॉट मैरिड एज वेल। उसके बाद बोला कि अमित कॉन्ग्रेचुलेशंस, शी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड इन यूएस। फादर और मदर से कोई एक रेडी होता है, एक नहीं होता फॉर स्टडिंग अब्रॉड। तो उसमें बैंकर का भी रोल होता है कि समझाए क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो पहली बार भेज रहा है। मैंने तो बहुत सारे लोगों को भेज चुका हूँ, राइट। आई नो क्या है क्या नहीं। और ऐसे ही 2-3 बच्चों का और भेजा है कि दे आर लुकिंग आफ्टर लोन। गवर्नमेंट बैंक्स में भी घूमे, गवर्नमेंट बैंक्स में कुछ हर्डल आया, लोन नहीं मिल पा रहा था, दे हैव कनेक्टेड टू मी। अब होता क्या है यूएस में, यू नीड टू शो फंड्स फॉर द I-20। क्या होता है कि जितना भी आपका जो खर्चा आ रहा है उसको आपको शो करना पड़ता है फॉर I-20। सो आई हैव एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, जो कि बैंक्स नहीं कर रही थी कि आपका एडमिट लेटर आया नहीं है, उसके पहले हम लोग लोन सेंक्शन कैसे दे दें गवर्नमेंट बैंक्स। सो स्टूडेंट कनेक्टेड टू मी, मैंने उसको समझाया कि I-20 मंगाने के लिए आपको फंड शो करने रहते हैं, तो आप इन प्रिंसिपल सेंक्शन लेटर ले लो क्रेडिला से। वो मैंने उसको सेंक्शन किया, मैंने सेंक्शन लेटर दिया, उसने I-20 के लिए सेंक्शन लेटर उसके पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी पोर्टल पे वो करा एंड देन ही रिसीव I-20। एंड फिर I-20 जैसे ही आता है तो 2 साल का दिखाना पड़ता है, यानी I-20 में जो भी अमाउंट है उसका ट्वाइस अमाउंट अपन को वीज़ा के लिए दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने सेंक्शन लेटर अलॉन्ग विद दैट सॉल्वेंसी लेटर इशू किया और स्टूडेंट गॉट वीज़ा एज वेल। आज वो स्टूडेंट वेल प्लेस्ड है यूएस में। और अभी रिसेंटली आया भी था, अमित भैया मैं आई गॉट द जॉब इन, अच्छी जगह जॉब लगी है, मिठाई विठाई लगे। तो इट्स गुड, अच्छा लगता है, क्योंकि मेजर तो गोल हमारा ये भी है कि स्टूडेंट लोन ले रहा है जिस चीज़ के लिए, तो वो इजीली हो जाए, वो बेस्ट पार्ट है। स्टडी अब्रॉड गोल्स अचीव होने चाहिए। एग्जैक्टली, स्टडी अब्रॉड के साथ जॉब लग जाए, लोन रिपेमेंट करे, इससे अच्छा और क्या चाहिए। And now I'll be asking some myth and fact kind of things. So, education loans are only for rich students. हाँ, पहले भी कवर चुका हूँ, ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर उसको एजुकेशन लोन लेना है ही कैन अप्लाई। ईजी है और सिंपल है, सच कुछ नहीं है कि आप रिच हो तो ही ले सकते हो, इट्स नॉट लाइक दैट। You need to always have a property to mortgage for education loan. नो, इट्स नॉट ट्रू। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। Interest starts only after your bachelor's or master's is done. इंटरेस्ट रेट्स तो ऐसा है कि आज आप लोन लेंगे तो आज ही से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप डिस्बर्स करेंगे। जैसे वंस यू डिसबर्स द मनी, तब से रेट ऑफ इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता है। एक टिप सेगमेंट जहाँ पे आप कोई टिप्स अगर आप देना चाहोगे, 3 things to check before signing your loan agreement. लोन एग्रीमेंट तो ऐसा है कि चाहे आप एजुकेशन लोन लो, चाहे पर्सनल लोन लो, चाहे हाउसिंग लोन लो, सब में एक ही चीज़ लिखी रहती है कि यू आर टेकिंग द लोन एंड यू नीड टू रीपे द लोन एज वेल। पूरे लोन एग्रीमेंट में यही लिया है, ये लोन लेना है आपको और ये लोन को चुकाना है। दैट इज़ नॉट काइंड ऑफ एनी चार्जेस और समथिंग लाइक दैट। जस्ट यही है कि ये लोन लिया है, इतने सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन हुआ है, तो आपको वो लोन उस सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर रीपेमेंट करना है। 2 ऐसी स्मार्ट रीपेमेंट टिप्स जो आप स्टूडेंट को लेना चाहोगे वो स्टडिंग अब्रॉड। मैं तो बोलता हूँ कि लाइक इफ़ यू आर अर्निंग एज अ लाइक अब्रॉड में अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो एंड इफ़ यू आर अर्निंग एज वेल थ्रू पार्ट टाइम जॉब, सेव इट एंड देन उसको पार्ट पेमेंट कर सकते हो अपने लोन में। इट्स गुड कि जो भी आपकी जो वहाँ की इनकम आ रही है उसको अदर उस पर खर्चा करने से अच्छा वो आप अपने लोन पे डाल दीजिए, उससे आपका लोन भी कम हो जाएगा। तो एक ये पार्ट टाइम वाली। दूसरा तो ऐसा है कि इफ़ यू आर स्टार्ट अर्निंग राइट, आप कहीं से भी आ रहा है जैसे पार्ट टाइम जॉब से, और इफ़ यू आर अर्निंग तो
आई वुड सजेस्ट कि जो भी आप कमा रहे हो उसका 50% ईजिली यू कैन रीपे द लोन। वैसे तो बोला जाता है कि 70% करना चाहिए और 30% आपके खर्चे हैं वहाँ के वो रखिए। तो वट एवर यू आर अर्निंग ओवर देयर, ट्राई टू लाइक सेंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो सकता है वो पे करते जाओ अपने लोन में। उससे क्या होगा, आपकी लायबिलिटीज़ भी कम होगी जो आपको चल रहा है लोन। ये चीज़ है। Now, I would want to ask some personal questions हाँ, so that students can also relate to you in Okay. a well manner. So, जैसे अमित सर 15 साल से हैं, एजुकेशन लोन सारे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन से केसेस करने में आता है, बैचलर्स में या मास्टर्स में? मेरे को तो सारे केसेस करने में आता है मज़ा। ऐसा सच नहीं है कि वो बैचलर्स हो चाहे मास्टर्स हो, दोनों केसेस में। ओके क्योंकि इट्स लाइक टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स कि क्या फ्यूचर प्लानिंग है उनकी। अच्छा लगता है लाइक फॉर बैचलर्स एज वेल मास्टर, दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग है। ओके। अच्छा लगता है बातचीत करने में। और जितने भी कंट्रीज आप डील करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन सी कंट्री का लोन करने में आता है? USA इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ओके कि स्टूडेंट US जा रहा है, वो हो गया। और अपार्ट फ्रॉम USA अपना कनाडा इज़ ऑल्सो द परफेक्ट डेस्टिनेशन जिसका मज़ा आता था लोन करने में, एंड अदर यूरोप कंट्रीज एज वेल। ओके। बट टॉप प्रायोरिटी तो US ही था हमेशा से। आपने कभी किसी हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी का लोन किया है जो आपको नाम याद हो, आप रैंडमली बताना चाहो? हाँ, मैंने कार्नेगी मेलन का किया है US में, बार्कले का भी किया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी मोनेश का किया हुआ है, अपना जर्मनी हो गया, नीदरलैंड। आई हैव डन लाइक सो मैनी। सो सबका है, यानी सारी जितनी भी कंट्रीज़ है सब में टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे को भेजा हुआ है। ओके। जी। सो अगर जैसे किसी बच्चे को आपने फुल लोन कराया एंड देन जैसे आपने केस शेयर किया जो बहुत ग्रेटफुल थे, तो वो अगर आपको आपकी फेवरेट कोई स्वीट देना चाहे तो क्या देंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मीठा पसंद नहीं करता हूँ। मैं अगर वो मीठा मेरे लिए लेके भी आते हैं तो आई डिस्ट्रीब्यूट विद इन माई टीम मेंबर एज वेल, क्योंकि आई डोंट लाइक स्वीट्स। ज़रूरी है बट कॉम्प्लीमेंट मिलता है अगर आप किसी का लोन कर रहे हो, एंड इफ़ ही शेयर समथिंग लाइक स्वीट्स बोल रहे हैं और कॉम्प्लीमेंट। और एजुकेशन लोन हमेशा क्या है, मैंने आपको बताया, बहुत सेंसिटिव होता है। स्टूडेंट के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मदर आपको दुआएं बहुत देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं आई मीन। तो इट्स वेरी गुड, अमेजिंग फीलिंग होती है वो। आप किसी बच्चे की आप लोन कर रहे हैं, लोन सेंक्शन होने के बाद डिसबर्स करते हैं, उसके फादर मदर जो ब्लेसिंग देते हैं, इट्स बीन ग्रेट। Well, that's Thank it. you. That's all my questions are. Thank you so much for Thank your you time. so much. Thank you so much for This giving was me the really opportunity. informative. Same here. Thank you. Thanks a lot. Thank you.